Okay, good morning class 8. This is the your third chapter. अभी दो वीडियोस आपने इससे पहले देखा, उसमें हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पहले आई वांटेड टू स्किप दोज चैप्टर्स, लेकिन आप में से काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आया तो कहा कि उसको ले लेते हैं शॉर्ट में। तो ये दो वीडियोस है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा सो दैट आप उस क्वेश्चन के बेस पे वीडियो सुनने के बाद आप उसको लिख लें तो ये आपको परफेक्ट हो जाए। तो इसमें दो चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ लिया दो वीडियोस में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसका रीजंस क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या चेंजेस उसने बाद में इरिवर्सिबल चेंजेस क्या छोड़ दिया दुनिया के लिए। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा, उसका क्या इम्पैक्ट था, दोनों में डिफरेंस क्या था वो भी हमने पढ़ लिया कि थोड़ा सा डिफरेंस है, एक इंपीरियलिस्ट पावर के अगेंस्ट में, एक खुद अपने यहाँ के एक टायरेंट रूलर के खिलाफ है। तो दो डायरेक्शन मिल गया दुनिया को कि हाउ टू यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट द टायरेंट्स रूलर्स। जो अगर आपके पास कोई आपके यहाँ कोई गड़बड़ रूलर हैं जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और कंडीशन लोगों का ख़राब है, तो आपको इट्स योर ड्यूटी टू स्पीक अगेंस्ट दैट। फर्स्ट में अमेरिका में मिला कि आपको कोई दूसरे कंट्री वाला अगर आपके यहाँ रूल कर रहा है तो आप भी अपने रिप्रेजेंटेशन की बात कीजिए। तो इम्पेरियलिस्टिक रूल उससे ख़त्म हुआ और सेकेंड जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे लोगों का अपना गवर्नेंस ठीक हुआ है। कंट्री में गवर्नेंस का एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क मिला कि जो भी सरकार आएगी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इस टाइप की चीज़ों की बात करेगी। पब्लिक मनी जो होगा पब्लिक वेलफेयर में खर्च होगा और जो आपको गवर्नमेंट के लोग हैं दे आर एक्चुअली द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। वो सरकार वो अय्याशी करने के लिए लोगों ने वहाँ नहीं भेजा है, उसको लग्जरियस लाइफ जीने के लिए नहीं भेजा है। दे वर सेंट देयर एज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे हैव टू रिमेन एज द रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह की चीज़ें जो मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिल रही हैं, इंडिया में भी और कंट्रीज़ में भी, one of the reasons was French Revolution and some of the things came from American Revolution. Written constitution है, preamble है and all that we have already read in class 7th constitution chapter में पढ़ा है कहाँ से इंस्पायर हुए हम लोग और कौन आइडियाज़। अब हर जगह के कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियाज़ मिलेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें दिया हुआ थर्ड चैप्टर में वो है अमेरिकन सिविल वॉर। अब हुआ क्या था, अब ये जो सिविल वॉर है अब इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से रीइंफोर्स हुई है। रीइंफोर्स होता है किसी चीज़ को एकदम फोर्सफुली लागू करना या आप जहन में बैठा देना। एक चीज़ बहुत अच्छे से रीइंफोर्स हुई है, दैट इज़ कि इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑल मेन आर इक्वल। ये हम लोग बोलते आ रहे हैं कि ऑल मेन आर इक्वल, और इस्लाम का दो मेन टीचिंग्स था वहाँ जो 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ऑल मेन आर इक्वल एंड देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो ये बेसिक टीचिंग था। ऑल मेन आर इक्वल बोलना आसान है लेकिन ट्रीटमेंट में इक्वल है कि नहीं, तो कैसे ऑल मेन इक्वल नहीं थे। तो ये और एक चीज़ जिसको लेकर आगे बढ़ा गया, जो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो नेशन स्टेट फॉर्म हुआ था, ठीक है, नेशन स्टेट फॉर्म हुआ था, 13 डिफरेंट स्टेट्स को मिलाकर स्टेट बना था। और फिर फ्रांस में भी एक स्टेट की बात हुई थी कि ये रीजन है, जोग्राफिकल रीजन, इसके लोग आपस में एक दूसरे को कनेक्टेड फील करें, तो उसकी इंटीग्रिटी को बचा कर रखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ इस मूवमेंट से पूरी दुनिया में रीइंफोर्स हुआ कि ऑल मेन आर इक्वल एंड ऐसा लॉ बनना चाहिए जो इस चीज़ को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करे, सोसाइटी में ये दिखना चाहिए। अभी आप देखें अमेरिका में भी एक बंदे को, एक ब्लैक को, और कोई पुलिस ऑफिसर वो उसके एक छोटे से इशू के लिए उसके गर्दन पे पैर रख दिया, और जॉर्ज क्या नाम था उसका, आई हैव फॉरगॉटन दैट नेम, यू मस्ट गूगल, और उस पर रख दिया तो उसकी सांस रुक गई एंड ही डाइड। उसके बाद अभी कोरोना पीरियड में भी बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट इरप्टेड इन अमेरिका, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इशू ये नहीं था कि वो क्रिमिनल था कि नहीं था, इशू ये नहीं था कि उसने गलती की थी ये या नहीं की थी, इशू ये था कि वो वाइट पुलिस ऑफिसर था, उसने एक ब्लैक को इस तरह से कर दिया था कि वो एक छोटा सा सिर्फ पकड़ने में उसको मार दिया, कस्टोडियल डेथ जिसको बोलते हैं, तो विच इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑल मेन आर इक्वल। क्योंकि अगर वो क्रिमिनल था भी तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट सज़ा देती उसको। वाइट है तो आप छोड़ दिए, ब्लैक है तो आपने उसको वहीं दबा के मार दिया टॉर्चर करके। तो इसके वजह से इरप्ट हुआ था, इसी इशू के वजह से, इसीलिए इसको अभी भी ये इशू थोड़ा ज़िंदा है। तो इसको लेकिन बहुत बड़ा चेंजेस, मेजर चेंजेस आया इसमें अमेरिकन सिविल वॉर में। तो एक तो चीज़ ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों हमको पढ़ना है। दूसरा ये है कि सिविल वॉर क्या होता है। एक होता है वॉर, ये सिविल वॉर क्या, सिविल वॉर है कि एक कंट्री के सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री या पीपल ऑफ अ कंट्री, पीपल बोल रही है, सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट आया है बाद में,
पीपल बोल दिया ऑफ अ कंट्री, ये अपने आप में अपने बीच में अमंग देमसेल्फ इफ दे स्टार्ट फाइटिंग, इट इज कॉल्ड सिविल वॉर। एक कंट्री के लोग आपस में लड़ने लगे, जैसे यूपी बिहार के लोग लड़ने लगे, दोनों इंडिया में है लेकिन दोनों में कोई मामला हो गया, वो लड़ने लगे। यूपी एक स्टेट की तरह लड़ने लगे, लोग लड़ रहे हैं तो उसको सिविल वॉर नहीं बोलेंगे कि यूपी का एक बंदा बिहार के एक बंदे से लड़ गया तो दैट विल नॉट कॉल्ड द सिविल वॉर, तो फाइट है। सिविल वॉर स्टेट, यूपी स्टेट ने अटैक कर दिया बिहार के स्टेट पे, बिहार ने बंगाल पे अटैक कर दिया कि पानी हमको दे दो, पानी छोड़ दिया, फला नदी का सैलाब आ जाएगा, तो दे स्टार्टेड फाइटिंग, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। और या फिर एक इतनी ग्रुप है एक ही कंट्री में, एक लैंग्वेज का स्पीकर है, वो दूसरे लैंग्वेज के स्पीकर से ग्रुप बना के लड़ गए तो सिविल वॉर। एक रिलीजन के लोग ग्रुप बना के दूसरे रिलीजन के, एक कास्ट के लोग लड़ गए कि सब्जिक्वेटेड है, हम दूसरे से लड़ लेंगे दूसरे कास्ट ग्रुप फॉर्मेशन से, दैट विल कॉल्ड द सिविल वॉर। तो इट इज इन द इंट्रा कंट्री, कंट्री के अंदर दो ग्रुप से लड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। तो ये अमेरिकन सिविल वॉर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कॉलोनियल पावर इन्वॉल्व नहीं है। पहला जो अमेरिकन वॉर है उसमें ब्रिटेन इन्वॉल्व है, फ्रांस इन्वॉल्व है, ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, फ्रांस हेल्प कर रहा है। ये जो वॉर है इसमें ब्रिटेन फ्रांस ये सब इन्वॉल्व है, इसमें अमेरिका के खुद लोग इन्वॉल्व हैं, अमेरिका के दो ग्रुप में ये लड़ाई है। अब लड़ाई किस ग्रुप में है उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। हमने 6th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन में हमने पढ़ा था कि ही एंडेड द मैन हु एंडेड स्लेवरी, कि स्लेवरी को इसने ख़त्म कर दिया। तो ये छोटी सी मतलब स्टोरी है, इट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आपको इसमें क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ इशू क्या था, वहाँ प्रॉब्लम क्या था। वहाँ प्रॉब्लम मैंने बताया आपको फर्स्ट वीडियो में जो हम अमेरिकन रिवोल्यूशन पढ़ा था कि ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और इसके ईस्ट कोस्ट पे कॉलोनीज़ बसे हुए थे, नॉर्दर्न पोर्शन पे, सदर्न पोर्शन पे, मिडिल पोर्शन पे। ये नॉर्थ पोर्शन हो गया कॉलोनीज़ का, ये सदर्न पोर्शन हो गया, ये मिडिल पोर्शन हो गया। ये सब ब्रिटेन के कॉलोनीज़ थे ये सारे, और ये किस पे बसे हुए हैं? ईस्ट कोस्ट पे बसे हुए हैं। बाद में आप जो अमेरिका देखते हैं अभी इतना बड़ा नहीं है, अभी यूएसए अभी ये बड़ा हो गया है, अदर स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, सिर्फ 13 नहीं है, ढेर सारा है यहाँ। आप अमेरिका का मैप देखिएगा, वर्ल्ड मैप, पहले ऐसा ही था, जो एक्चुअल अमेरिका बना है वो ऐसा ही बना है। अभी ये बड़ा हो गया, न्यू मैक्सिको है और क्या क्या है आप देखेंगे, इधर फ्लोरिडा वगैरह पहले से था, इधर मैसाचुसेट्स है, कनेक्टिकट है, बहुत सारे आप देखेंगे सिटीज़ हैं इसमें, कॉलोनीज स्टेट्स हैं। तो नॉर्थ में भी कॉलोनी था, साउथ में भी। अब ये दोनों जो थे नॉर्थ और साउथ में एक मेजर डिफरेंस था। जो कॉलोनी जब बसी तो यहाँ के लोगों ने कैसे डेवलपमेंट किया, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया, तो इनके अप्रोच में और इनके अप्रोच में डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, इसीलिए इनकी नीड अलग अलग है। तो इसको हमको समझना ज़रूरी होगा। लड़ाई जो हुई है सिविल वॉर वो इन्हीं दोनों के बीच में हुई है, नॉर्थ वर्सेस साउथ। ये भी अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इन दोनों के बीच में लड़ाई है, सिविल वॉर है। क्यों हुई तो पहले हमको समझना होगा कि ये लोग बसे कैसे हैं यहाँ पे, ये लोग करते क्या था कि लड़ाई मतलब एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे कुछ बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो जमा होते जाते हैं और एक दिन ये फूट पड़ता लावा। तो एक्चुअली में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इन्होंने ये जो आपका नीचे वाला स्टेट है, इन्होंने एग्रीकल्चर को मेन चीज़ चुना, एग्रीकल्चर, फार्मिंग। अब क्या क्या फार्मिंग करते थे ये लोग? कॉटन का फार्मिंग करते थे, टोबैको का करते थे, और एक चीज़ है उसकी फार्मिंग करते थे ये लोग, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, गन्ना। इन सब चीज़ों की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत थी। इसको आप लोग, ये सब कैश क्रॉप हैं, आप लोग जानते हैं। कैश क्रॉप आप लोगों ने पढ़ा होगा, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप साइंस में पढ़ा होगा। तो ये कैश क्रॉप है, कॉटन जिससे कपड़ा बनता है। उस टाइम सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो मशीन्स बनी है वो टेक्सटाइल की बनी है, हम लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद है आपको टोबैको का बहुत डिमांड हो गया था, एंड शुगर केन, क्योंकि चीनी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था और बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो ये तीन चीज़ की फार्मिंग करते थे ये लोग। बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे, इंटरनेशनल मार्केट में इनका सामान जाता था। ये लोग वहाँ से मशीन इंपोर्ट करते थे। देखिए सबसे पहले ये सब जेनी, कॉटन जेनी और ये सब बना, आप लोगों ने पढ़ा है उसको, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेनेसां में ये सब इंपोर्ट होता था, मंगाते थे, मशीन से मंगाते थे फार्मिंग के लिए। बड़ी बड़ी फार्मिंग के लिए ही सबसे बड़ी बड़ी मशीन बनी, ये मशीन मंगाते थे, कॉटन इंडस्ट्री के लिए मशीन मंगाते थे, और फिर इसको यहाँ से इनका जाता था वर्ल्ड मार्केट्स में।
तो ये इनका साउथ वाले ऐसे डेवलपमेंट किया है। नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में फार्मिंग नहीं थी, नॉर्थ में इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, मशीन्स थी, यहाँ का भी कुछ सामान जाके वहाँ मैन्युफैक्चर होता था। ये लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाए। फिर नॉर्थ में क्या हुआ, जब इंडस्ट्री था, मैन्युफैक्चरिंग था, तो टाउनशिप आ गया, छोटे छोटे टाउन्स बन गए। टाउन्स बन गए तो कम्युनिकेशन नेटवर्क बन गया, रोड्स बन गए, ये सब सारी फैसिलिटीज़ बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, पॉल्यूशन हो गया थोड़ा। यहाँ के लोगों ने इन सारी चीज़ों को बनने नहीं दिया, रोड्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोड्स, ये सब बनने नहीं दिया ज़्यादा। क्यों नहीं बनने दिया? ये बेवकूफ़ लोग थे, ये बेवकूफ़ नहीं थे, ये फार्मिंग करते थे, फार्मिंग, खेती करते थे। इनको लगता था कि ये सब काम अगर हम करेंगे, टाउनशिप बनाएंगे, इस तरह का कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे, इंजन्स बनाएंगे, तो पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन की वजह से हमारी फार्मिंग, जो हमारा खेत जो है वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उपजा कम पाएंगे, तो हम पैसा कम कमा पाएंगे। इनका ये मकसद था। तो दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट है। आप देखिए दोनों का ग्रोथ जो ट्रैजेक्टरी है, ग्रोथ करने का तरीका जो है बिल्कुल अलग है। क्लास में एक लड़का पेंटिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, एक लड़का मैथ में अच्छा कर रहा है, दोनों ग्रो कर रहा है, बट दे आर ग्रोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। तो वैसे ही नॉर्थ वॉज ग्रोइंग इंडस्ट्रियली, मैन्युफैक्चरिंग वाइज, टाउनशिप, कम्युनिकेशन, मॉडर्न सिटी, ये सब बन रहा था, बड़े शहर बन रहे थे, टाउनशिप्स बन रहे थे, एडवांस कम्युनिकेशन नेटवर्क था। और साउथ वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग ऑफ दिस थ्री थिंग्स, कैश क्रॉप्स, इसीलिए उन लोगों ने इन सब चीज़ों को बनने नहीं दिया, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि डेवलपमेंट, विकास कहेंगे तो इसमें कम है, लेकिन इनका अपना इंटरेस्ट है इसको कम रखने में। इंटरेस्ट क्या था कि ये फार्मिंग करते थे, इनको खतरा था कि हमारे यहाँ का जो खेत है उसका जो उपजाऊ, फर्टिलिटी है वो कम ना हो जाए, कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कम उपजेंगी। ठीक, तो ये था। अब जब ये फार्मिंग करना, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, बहुत नीड थी, कॉटन्स की, टोबैको की बहुत ज़्यादा नीड थी यूरोप में, तो बहुत ज़्यादा इनको प्रोडक्शन करना होता था, तो इनको बहुत ज़्यादा लेबर्स भी चाहिए। तो लेबर्स के लिए ये लोग क्या करते थे उस टाइम में, स्लेव्स को लेके आते थे। एक्चुअली में अफ्रीका से ज़्यादातर आते थे, अफ्रीका और एशिया से। तो स्लेवरी यहाँ पे था, स्लेवरी यहाँ लीगल था, कानूनी हक था स्लेव्स रखने का। स्लेव्स रखना इनके इंटरेस्ट में था। स्लेव्स रखेंगे तो स्लेव्स चीप लेबर होंगे, सस्ते लेबर होंगे, तो इनका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। इनके यहाँ स्लेवरी की ज़रूरत नहीं थी, इनके यहाँ फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी, तो इनका इंटरेस्ट था कि स्लेवरी ख़त्म हो ताकि वर्कर्स ज़्यादा मिलें। तो इनके यहाँ स्लेवरी नहीं थी, नो स्लेवरी, स्लेवरी को इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। ये एक मेजर डिफरेंस था। यहाँ स्लेवरी सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं किया था इन लोगों ने कि बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे कि नहीं होना चाहिए ऐसा, इनको ज़रूरत भी कम थी, क्योंकि इनको स्लेवरी ख़त्म करेंगे तभी इनको फैक्ट्री में वेजेस पे वर्कर्स मिलेंगे, तो इन्होंने ख़त्म कर दिया था अपने हिसाब से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से। इन्होंने जो है रखा था क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। उसके बाद क्या किया, ये लोग जो है, क्योंकि इंडस्ट्री था, टाउनशिप था, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा ले आए थे लोग, तो इनके यहाँ लिबरल आइडियाज़ भी आ गए थे। लिबरल आइडियाज़ मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम का आइडिया, लिबर्टी, ऑल मेन आर इक्वल, ये भी एक लिबरल आइडिया था। तो थोड़ा सा ये आइडियाज़ पढ़ने लगे थे ये लोग, तो थोड़ा सा इनका जहन और थोड़ा खुला था। और ये क्या करते थे कि यहाँ से जो ये चाहते थे कि क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम चीज़ों को बनाते हैं, तो बाहर से, यूरोप से, इधर से जो चीज़ें आ रही हैं अमेरिका, उस पर टैक्स लगाया जाए, जिसको टैरिफ बोलते हैं। कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है, जैसे हमारे यहाँ अररिया में, पूर्णिया से कोई मशीन आ रही है, थ्रेशर आ रही है, अररिया में भी थ्रेशर बन रहा है, तो अररिया का थ्रेशर बनाने वाला चाहेगा कि पूर्णिया से जो थ्रेशर आ रहा है उस पर अररिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अररिया की म्यूनिसिपलिटी है, डीएम है, ये 10,000 रुपये चार्ज ले, 5,000 रुपये चार्ज ले कि तुम अररिया में अगर पूर्णिया का सामान बेचोगे तो तुमको 5,000 रुपया हमको देना होगा, टैक्स देना होगा, दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ। उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि पूर्णिया से जो थ्रेशर आएगा वो अररिया के थ्रेशर से महंगा हो जाएगा, तो अररिया में लोग अररिया का थ्रेशर ज़्यादा खरीदेंगे, पूर्णिया का कम खरीदेंगे। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ के लोग क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो इनको लगता था कि जो भी सामान बाहर से आ रहा है, मशीनरी, उसका रेट क्या हो, ज़्यादा हो। कैसे रेट ज़्यादा होगा, तो ये सरकार को बोलते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अमेरिका के, कि तुम बाहर के चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो, ताकि हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा, लोकल सामान। ये कहते थे कि टैरिफ कम कर दो,
टैरिफ मत लो, इसलिए कि ये बहुत सारा अपने फार्मिंग में सामान यूज़ करते थे जो अच्छा यहाँ बनता था। तो इनको लगता था कि अगर टैरिफ बढ़ाते हैं, ये टैक्स बढ़ाते हैं बाहर के चीज़ों पे, तो हमारा जो इक्विपमेंट्स है जो हम मंगाते हैं वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली हो जाएगा तो हमारा जो कॉस्ट है फार्मिंग का बढ़ जाएगा, तो हमारा जो मार्केट में सामान जाएगा तो उसका ज़्यादा रेट होगा। कॉटन हमारे यहाँ का महंगा हो जाएगा क्योंकि फार्मिंग कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि मशीनरी ज़्यादा है। मशीनरी क्यों ज़्यादा हो गई कॉस्ट, क्योंकि सरकार टैक्स लगा दी है। तो ये झगड़ा होता रहता था नॉर्थ और साउथ में, बहुत सारे इश्यूज़ पे। स्लेवरी पे होता रहता था, ये चाहते थे स्लेवरी ख़त्म हो ताकि बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करने आ जाएं। ये चाहते थे ज़िंदा रहें ताकि हमारे खेत में स्लेवरी रहे, ताकि हमारे खेत में लोग मिलें। ये चाहते थे कि टैरिफ्स लगे बाहर के सामान पे, ये कहते थे कि टैरिफ्स नहीं लगे, क्योंकि टैरिफ्स लगेगा तो हमारा इक्विपमेंट कॉस्ट हो जाएगा। तो ये जब इतना डिफरेंसेस बढ़ता गया तो अल्टीमेटली ये जो ग्रुप है, साउथ वाला जो ग्रुप है, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग अलग कंट्री बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ सेपरेट कंट्री। क्यों? कि इनका कहना था, इन लोगों का कहना था कि नॉर्थ wants to grow at the cost of south। इनका मेजर पॉइंट बन गया कि हम तुम एक साथ नहीं रह पाएंगे, तुमको जितना कॉलोनीज को रखना रखो, हम अपने कॉलोनीज को लेकर एक नया कंट्री बना लेंगे। क्योंकि नॉर्थ वाले जो हैं वो बहुत सेल्फिश हैं, वो साउथ को बर्बाद कर, एट द कॉस्ट ऑफ, साउथ को कीमत अदा करनी पड़ रही है नॉर्थ के ग्रोथ की। नॉर्थ इतना प्रॉस्परस दिखा रहा है, एक्चुअली में सारा जुल्म साउथ पे हो रहा है। तो ये अलग हो गए। उस वक्त स्लेवरी ये सब की उतनी बातचीत नहीं थी, उस वक्त ये मामला था। बाद में उसी टाइम में इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ के प्रेसिडेंट बने अब्राहम लिंकन, रिपब्लिकन पार्टी के थे ये। वहाँ दो पार्टी है, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन के थे और ये नॉर्थ, ये ये स्लेवरी के ख़िलाफ़ थे हेवी। बोले थे कि आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि वो कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक बच्ची मिली जो एज ए स्लेव बिक रही थी। तो उनको बहुत बुरा लगा, उनको लगा कि व्हेनेवर आई विल गेट अ चांस आई विल हिट इट हार्ड, वेरी हार्ड, मैं स्लेवरी को ख़त्म कर दूंगा। जब बच्चे थे तभी उनके दिमाग में एक बात आई थी कि स्लेव्स, एक प्रॉब्लम था साउथ में कि स्लेव्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है बहुत बड़ा साउथ का। ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट्स अलग अलग है, अलग अलग इश्यूज़ हैं, अलग अलग डेवलपमेंट का पैमाना है, क्राइटेरिया। लेकिन एक जो मेजर फॉल्ट यहाँ पे था कि स्लेव्स को जो रखते थे लोग, दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली, इन ह्यूमन कंडीशन था, रेस्ट कंडीशन था, जानवरों की तरफ बेचते थे, खरीदते थे। ये बहुत अगेंस्ट में इनके जा रहा था ये पॉइंट। इसका अगर ये कुछ करते तो शायद इनको मोरल हेल्प मिलता, लेकिन इसका इन्होंने कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला, जिसकी वजह से मोरली ये लो हो गए। इस लड़ाई में मोरली ये पीछे पड़ गए, क्योंकि ये डिफेंड नहीं कर पाए इस चीज़ को, स्लेवरी को, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट टू ह्यूमन्स। और पूरा यूरोप जो है रिनेसां के बाद पढ़ रहा था लिबरल आइडियाज़, ऑल मेन आर इक्वल। तो ये पूरे यूरोप में, पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया इस वजह से, क्योंकि इसका इन्होंने स्लेवरी का कुछ नहीं किया। अगर इसका कुछ कर जाते तो हो सकता है कुछ और हिस्ट्री होती। तो ये एक मेजर नेगेटिव पॉइंट साउथ का है। अदरवाइज बहुत से पॉइंट उसका जेन्युइन है। इसके वजह से ये अलग हो गए। उस टाइम में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने। इन्होंने अपना एक बना लिया कॉन्फेडरेशन, अपना एक फ़ौज बना लिया और लड़ाई शुरू हो गई दोनों में, साउथ पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में। पूरे यूनाइटेड के प्रेसिडेंट बने अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के पास अब दो गोल था। पहला गोल था कि ये बचपन से इनका एक ख्वाब था स्लेवरी को ख़त्म करना, कीप द कंट्री यूनाइटेड। ये अब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि ये जो 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ एक साथ आई हैं, क्या ये ज़िंदगी भर ऐसी रहेंगी, कोई ऐसा नहीं था। एक कॉन्सेप्ट था कि ठीक है, जो कॉलोनी नहीं चाहे अलग हो सकता है। ठीक है, 11 कॉलोनीज यहाँ मिल गए थे। बाद में इधर भी कब्जा हो गया था, ईस्ट से इधर भी कब्जा हो गया था। अब उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता था ना, कोई नया कंट्री पे जैसे अब आ रहा है कंट्रोल में, रेड इंडियंस को छोड़ के ब्रिटेन धीरे धीरे चले गए, तो ये एरिया धीरे धीरे फ्री होता चला गया था। तो नए नए लोग, नया एरिया जो है अमेरिका में जुड़ता जा रहा था, यूएसए में। तो हो क्या रहा था, जैसे नया एरिया जुड़ता था ना, तो ये दोनों एरिया चाहता था कि हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाए। साउथ वाला चाहता था हमारे इन्फ्लुएंस में, नॉर्थ में चाहता था हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो इसका भी एक टकराव था, तो बहुत हेवी टकराव था। तो अब अब्राहम लिंकन, इस एक जनरल थॉट था लोगों में कि जो कॉलोनी नहीं चाहे वो अलग हो सकता है, जो स्टेट नहीं चाहे। तो अब्राहम लिंकन को था कि आप अलग नहीं हो सकते हैं, अब आप आ गए हैं तो आप एक साथ रहिए, यू हैव टू रिमेन यूनाइटेड एज अ कंट्री। और स्लेवरी के ख़िलाफ़ थे।
इस लड़ाई में अब्राहम लिंकन ऑब्वियसली नॉर्थ को लीड कर रहे थे, साउथ को लीड नहीं कर रहे थे। ही वॉज लीडिंग नॉर्थ और साउथ पूरा अटैक था। तो अब्राहम लिंकन वॉज वेरी क्लेवर। आप देखें अब्राहम लिंकन की लाइफ पढ़ेंगे तो ही इज़ कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट दैट यूनाइटेड स्टेट्स एवर हैड। दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर में आता है, इसीलिए कि बहुत टैक्टिकली स्टेट्समैन के बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करता है चीज़ों को। इतने बड़े इशू को अमेरिका टूट गया था ऑलमोस्ट 2 पार्ट में, उसको कैसे हैंडल किया, कैसे पब्लिक का सिंपैथी जनरेट किया अपने लिए, कैसे दुनिया को अपने साइड किया, कैसे इनको अलग कर दिया वो, फिर बाद में रिबिल्ड किया। तो इसीलिए अमेरिकन अब्राहम लिंकन का इतना नाम है कि ये कई मायने में आप देखेंगे कि जॉर्ज वॉशिंगटन से बहुत मतलब लेवल में कम नहीं तो कहीं कहीं पे आगे ही हो जाता है इनका काम। इसलिए दूसरा प्रेसिडेंट ऐसा नहीं हुआ, वर्ल्ड लीडर मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इसने क्या किया अब्राहम लिंकन ने, बहुत टैक्टिकली पहले तो फोर्स को स्ट्रांग किया। फोर्स इनकी कैसे स्ट्रांग हो गई कि ये इंडस्ट्री था, मैन्युफैक्चरिंग था, टाउनशिप था, मोर ज़्यादा डेवलप थे और ज़्यादा अच्छा इनका हार्बर्स था, तो कनेक्शन से ज़्यादा अच्छा था। तो इनके पास बहुत अच्छे वेपन्स आ गए, वेरी गुड वेपन्स, दे हैड बेटर वेपन्स दैन दिस। रोड्स था तो ये बेटर ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, घूम सकते थे, अच्छी व्हीकल्स थी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, बहुत सारी चीज़ खुद बना लेते थे ये लोग। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया, तो मिलिट्रली पावर वाइज इससे आगे हो गए। दूसरा काम क्या किया इन्होंने, एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो पहला तो वेपन्स जमा कर लिया बहुत। दूसरा काम इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किया जिसको बोलते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ये आप देखिएगा बुक में, इमेंसिपेशन। लड़ाई के बीच में इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्लेवरी को ऑफिशियली खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। इन्होंने बोला बीच में लड़ाई के, इन्होंने एक बहुत टैक्टिकल वो लिया कि स्लेवरी खत्म। स्लेवरी खत्म हो गई तो जो बहुत सारे स्लेव्स थे, स्लेवरी खत्म मतलब कि स्लेवरी को ह्यूमन राइट्स मिलेगा, इंडिविजुअल राइट्स मिलेगा, वोटिंग राइट्स मिलेगा। स्लेव्स को वोटिंग राइट्स नहीं था, इंसान ही नहीं समझे जाते थे। इन्होंने बोला कि नहीं, यू विल बी नॉट ओनली कंसिडर्ड ह्यूमन, यू विल बी कंसिडर्ड इक्वली ह्यूमन एज एनी अदर अमेरिकन। तो स्लेव जो थे इतनी बड़ी संख्या में, बड़े तादाद में, बड़े पॉपुलेशन जो थी उनकी, वो सब इस लड़ाई में नॉर्थ के साथ आ गए। इधर के स्लेव भी आ गए कि वो वादा कर रहा खत्म करेगा। तीसरा चीज़ क्या किया इन्होंने, दुनिया में ये मैसेज दिया कि हमारी जो लड़ाई है वो साउथ के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई है मेन ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। मोरली बहुत अप हो गया जब इन्होंने ये बोलना शुरू किया कि हम लड़ाई इंसानों की आज़ादी के लिए, उसकी इज्जत के लिए हम लड़ रहे हैं, कि सारे लोग बराबर हैं। पूरी दुनिया में जब ये मैसेज गया तो कोई भी दुनिया का दूसरा कंट्री मोरली साउथ को सपोर्ट करने के पोजीशन में नहीं था। कोई भी अगर साउथ को सपोर्ट करता तो ये माना जाता है कि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो साउथ को सपोर्ट बंद हो गया, इसको सपोर्ट करना मजबूरी हो गई लोगों की। देखो सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम ह्यूमैनिटी के लिए हैं। तो बहुत टैक्टिकली इन्होंने इसको हैंडल किया। तो इसका सपोर्ट ये इन्होंने कहा, पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया और स्लेवरी को छोड़ एकदम बीच में ही ख़त्म कर दिया। तो स्लेव्स जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इनकी फ़ौज पहले से स्ट्रांग थी, हथियार था। तो ये 3 पॉइंट्स में ये इससे लीड कर गए, मोरली लीड कर गए स्लेवरी का। उसके उस टाइम में एक नॉवेल आया था, उसने भी बहुत बड़ा काम किया। उस नॉवेल का नाम है अंकल टॉम्स केबिन। अंकल टॉम्स केबिन एक नॉवेल लिखा उस टाइम में किसी ने। उस नॉवेल में स्लेवरी के बैड प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। मतलब स्लेवरी कितना बुरा हो सकता है, उस नॉवेल में बहुत अच्छे स्टोरी की तरह बताया गया था। तो इस नॉवेल हाथों हाथ लोगों ने इसको लिया और एक स्लेवरी के खिलाफ माहौल पैदा हो गया कॉमन पीपल में। ये बहुत गंदी चीज़ है और सबसे बड़ा काम है अभी इसको हटाना। तो इस नॉवेल ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। आप नॉवेल को हल्के मत लीजिए, राइटिंग को, पोइट्री ने कहीं कहीं पे कमाल कर दिया है। तो ये नॉवेल था, ये 3 पॉइंट्स था। इसके पास हेवी वेपन्स थे, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन लगाया, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि हमारी लड़ाई मेंस राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि स्लेव को इंसान समझा जाए, स्लेवरी को ऑफिशियली ख़त्म करके। तो इस तरह से साउथ का पूरा मोरल सपोर्ट ख़त्म हो गया, मिलिटरली इससे आगे हो गए और स्लेव्स का इतना जो ग्रुप था, जो वर्किंग था, जो परेशान लोग थे, वो सब उसके सपोर्ट में आ गए। तो इस तरह से साउथ को हारना ही था, साउथ हार गया साउथ। तो बुरी तरह से हारा, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। फोटो दिया, डिस्ट्रॉयड। 50 साल लगे फिर बनने में, 50 ईयर्स। इट टुक 50 ईयर्स टू रिकंस्ट्रक्ट साउथ अमेरिका। अमेरिका का सदर्न पोर्शन को मोर देन हाफ
सेंचुरी लग गया उसको दोबारा बिल्डअप करने में, इस तरह से बर्बाद हुआ। लेकिन अब्राहम लिंकन ने बर्बाद नहीं छोड़ दिया। अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी स्पीच, आप पढ़िएगा गेटिसबर्ग में उसकी स्पीच है बहुत फेमस, उसके वर्ड्स भी लोगों को काउंट है, कितने वर्ड का स्पीच है, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज में माना जाता है वो स्पीच। उस स्पीच में कहा कि हम लोग को रीबिल्ड करना है, ठीक है, हम वी हैव केप्ट द कंट्री यूनाइटेड, बोला कि अलग कोई नहीं होगा, अलग होने की बात मत करो, रहना इसी में है और स्लेवरी नहीं चलेगा, इट इज़ इनह्यूमन। और डेवलपमेंट यहाँ भी होगा, अब यहाँ भी रोड्स बनेंगे, यहाँ भी इंडस्ट्री आएगी, सब चीज़ होगी। नॉर्थ को बोला गया कि आप इसको हेल्प किए बनाने में। सबके कंट्री के जो बड़े लोग थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको बुलाया कि दिस इज़ आवर कंट्री साउथ, ठीक है, हम लोग लड़ाई में थे डिफरेंस की वजह से, अब हम लोग वी आर वन, तो वी हैव टू रीबिल्ड दिस। एक पूरा प्लान बनाया गया इसको रीबिल्ड करने का साउथ को, और रीबिल्डिंग स्टार्ट हुआ। इस बीच में साउथ का एक आदमी था, उसने जाके इनको गोली मार दी, हारने की वजह से। वो जो सदर जो अब्राहम लिंकन के अगेंस्ट में था, क्योंकि वो नॉर्थ साइड को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने गोली मार दी, तो ही डाइड, अब्राहम लिंकन को मार दिया गया। लेकिन जो उनका प्लान था, उसको बाद के रूलर्स ने, बाद के जो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया। तो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ भी आया और फिर वेस्ट की तरफ भी गया, चारों तरफ ये डेवलपमेंट हुआ, एंड अमेरिका बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट सुपर पावर बन गया अमेरिका। तो जॉर्ज वॉशिंगटन इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ अमेरिका, फादर ऑफ द नेशन ऑफ अमेरिका, बट अब्राहम लिंकन इज कॉल्ड द सेवियर, जिसने अमेरिका को बचा लिया। और अमेरिका अभी जैसा है उसमें इंडिविजुअल राइट्स की बहुत बात होती है, डेमोक्रेसी की बहुत एक्चुअल सेंस में डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ की तरह नहीं है एक्चुअल डेमोक्रेसी। अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें मास्क पे डिस्कशन चल रहा था। सरकार ने बोल दिया कि मास्क इज़ कंपलसरी, तो पीपल आर वो अपना ओपिनियन कर रहे हैं कि हमको पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। पीपल आर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ। इंडिविजुअल राइट्स की बात है, जब लॉकडाउन की बात हुई तो उसमें लोग इंडिविजुअल राइट्स की बात करें, इसका मतलब कितना अवेयर है, डेमोक्रेसी कितना स्ट्रांग है, पब्लिक ओपिनियन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये उसी का कमाल है। एक तो आपको सिविल वॉर का, एक उससे पहले अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। अभी लोग उठ गए, एक ब्लैक को परेशान किया गया, तो उसके आप प्रोटेस्ट रैली में देखेंगे मैक्सिमम वाइट्स थे। ब्लैक के लिए जो रैली निकली थी उसमें वाइट्स लोग थे। ब्लैक प्रेसिडेंट बना अमेरिका का बराक ओबामा। अभी ये जो है ये वाइट सुपरमैसिस्ट है, ये बदतमीज़, ये हैं अभी ट्रम्प साहब, लेकिन ये जाएंगे। तो अगर इससे अपने आइडियल से अगर अमेरिका हिलेगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा। आइडियल्स पे आया, अब्राहम लिंकन भी जो कंट्री को यूनाइटेड रखा, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट आइडियल लिया कि ऑल मेन आर इक्वल, सब लोग बराबर हैं। तो उसके बाद से ये जो कॉन्सेप्ट है, और उन्होंने वोटिंग राइट्स दे दिया, इक्वल राइट्स दे दिया, वन मैन वन वोट, सबको बराबर वोट, वोटिंग राइट्स मिलना समझिए इक्वल सिटीजन हो गया, ये इन्होंने दे दिया। स्लेव्स को नहीं था पहले, तो एक इक्वल स्टेटस में, उसमें अलग रोड्स थे, अलग रेस्टोरेंट्स था, सबको। आप मोहम्मद अली क्ले का स्टोरी पढ़िएगा, कितना ज़्यादा बहुत बाद तक उस सोसाइटी को लगा चेंज होने में। अभी तक पूरा चेंज नहीं हुआ, फिर भी एक मेजर चेंज वहाँ पे, एक मेजर शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ अब्राहम लिंकन। लोगों ने सोचना शुरू किया कि कलर्स के बेस पे हम लोगों को ऊपर और नीचे, हम लोगों को ऊंचा और नीचा, हम लोगों को अच्छा और बुरा नहीं कह सकते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड को इक्वलिटी, वन वोट, और एवरीबडी शुड गेट द राइट, ऑल द राइट्स, नो मैटर व्हाट देयर कलर इज़, व्हाट देयर रिलीजन इज़। इसके लिए ये अमेरिकन सिविल वॉर का बहुत बड़ा रोल है, अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा रोल है। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में और एक्चुअल बनाने में, ग्राउंड लेवल पर बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। कंट्री को रीबिल्ड करने में, कंट्री को यूनाइटेड रखने में, इंटीग्रिटी मेंटेन करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। दूसरे कंट्री को भी, दूसरे लोगों को भी बाद में इससे हौसला मिला। तो दिस कवर्स योर लास्ट टू चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। पहले वीडियो में अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, दूसरे में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने कवर कर दिया, और थर्ड जो था अमेरिकन सिविल वॉर। तो अमेरिकन सिविल वॉर का जो आपको क्या उसका हुआ, मतलब काफ़ी लोग मरे थे उसमें। तो आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए इस चैप्टर को। आप मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन, जिसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि वीडियोज़ में जो बात आई है उसको यू कैन राइट द समरी एज वेल। आप उसको लिख सकते हैं, वहाँ पे डेट्स लिख सकते हैं कब कब ये चीज़ें हुई। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जॉर्ज वाशिंगटन को याद रखना है, उसमें कॉलोनीज़ को याद रखना है, ब्रिटेन को याद रखना है, और रिप्रेजेंटेशन का मसला था वो याद रखना है। फ्रेंच में आपको किंग लुइस 16 को याद रखना है, बाद में नेपोलियन को याद करना है, उससे पहले आपको फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, इसको याद करना है।
वो पिरामिड को याद करना है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और इसमें आपको याद करना है अब्राहम लिंकन, इसमें आपको स्लेवरी, इसमें आपको डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ये आप कर लेंगे तो क्लियर है। अब हम लोग उसके बाद 18वीं सेंचुरी इंडिया में ब्रिटेन इंपीरियलिज्म हाथ फैला रहा है और ये धीरे धीरे फैल रहा है। फैलने के बाद जो उसके खिलाफ जो मूवमेंट शुरू होगी वो यहीं से, फ्रांस से, और जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है उसी से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे भी एक मूवमेंट शुरू हुई है जिसने फिर ब्रिटेन को यहाँ से हटाया। लेट्स कीप इट हियर। थैंक यू।